देखने वाले हैं ये मूवी। आइए स्वागत है आपका। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4 साल पहले गोवा से, जहां एक बहुत ही पुराने महल के बेसमेंट में हम बहुत बड़े खजाने को देख पाते हैं। पूरा बेसमेंट कीमती चीजों से भरा होता है कि तभी वहां पर एक दीवार में थोड़ी हलचल होती है और अगले ही पल वो दीवार फट जाता है, जिसमें से एक आत्मा बाहर आती है और इस आत्मा का नाम है बारोस, जो कि खजानों का रक्षक है। दोस्तों, बारोस दीवार से बाहर आता है और उसके नींद से उठने के बाद ही वहाँ पर एक अजीब सा कैरेक्टर भी नींद से उठ जाता है, जिसका नाम है वुदू। वुदू अब क्या चीज है दोस्तों, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वुदू को पता है कि बारोस क्या है। असल में बारोस को भी इस बात का पता नहीं है कि वो एक आत्मा है और वो कई 100 सालों पहले ही मर चुका है, उसे नहीं पता। और वो यहाँ कैद क्यों है, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। इसका जवाब मिलेगा आगे। तो वुदू उस बारे में बताते हुए कहता है कि तुम महाराजा डा गामा के सेवक थे और उनके सबसे प्रिय आदमी भी थे, जिन पर महाराज सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, और तुम्हें यहाँ पोर्चुगल से भारत लाया गया था। पर महाराज के आखिरी समय में महाराज ने तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए कहा था, जिसके बाद तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कैद कर दी गई। असल में दोस्तों, महाराज के वंशज को यहाँ से कहीं और जाना पड़ गया था और फिर कई तांत्रिकों के जरिए बारोस को उस खजाने की रक्षा के लिए रख दिया गया। अब बारोस की आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही है और बारोस को यह खजाना महाराज के वंशज को देना है। उसके बाद ही बारोस की आत्मा यहाँ से आजाद हो पाएगी। उसी वक्त खजाना लूटने के लिए वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जिसके बाद वो तो बारोस से कहता है कि अरे तुम बैठ के देख क्या रहे हो, तुम्हें इन्हें खजाने लूटने से रोकना है। अब ये सुनकर बारोस उन सभी लुटेरों पर हमला कर देता है, पर जैसे कि बारोस एक आत्मा है, इस वजह से कोई उसको देख नहीं पाता और सभी को समझ आ जाता है कि एक आत्मा उन पर हमला कर रही है। बस इतना समझने की देरी थी कि सभी लुटेरे डर से वहां से भाग जाते हैं और उन्हें मारने के लिए बारोस भी उनके पीछे भागने लगता है। पर जैसे वो लुटेरे उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे बारोस भी निकलने की कोशिश करता है, तभी बारोस के पैरों में जंजीर आ जाती है और वो उसके लिए बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि बारोस इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। और दोस्तों, इसका तो हमें पता ही है कि ये सभी हो रहा है एक शाप के कारण, और ये शाप तभी टूटेगा जब वो दा गामा के वंशजों को ये खजाना देगा, तभी मतलब वो इस बेसमेंट से आजाद होगा। ये सुनकर बारोस निराश होकर बैठ जाता है कि यार क्या किस्मत है, मेरी मरने के बाद भी आजादी नहीं है, बताओ। अब आगे हम सुजैन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पर अपने एक रिलेटिव रॉन को पिक करने के लिए आई होती है, जहां उसे अपना दोस्त सुब्रमण्यम भी मिल जाता है। असल में सुब्रमण्यम पुलिस ऑफिसर है और वहां एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए आया हुआ है। तभी बातों ही बातों में दोनों जन एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो सुजैन को अपने पहचान वाला एक आदमी रघु दिख जाता है, जो किसी काम से एयरपोर्ट आया हुआ था। सुजैन फिर सुब्रमण्यम से रघु का इंट्रोडक्शन करवाती है और रघु के खानदान के बारे में भी सुब्रमण्यम को बताती है कि रघु का खानदान डा गामा महाराज के महल की रक्षा करता था। तब दोस्तों, ये सुनकर सुब्रमण्यम कहता है कि मैंने सुना था कि उस खानदान का एक आदमी डा गामा महाराज के खजाने से एक दिन कुछ चोरी कर रहा था, जिस दौरान महाराज ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके पूरे खानदान को चोर कहकर बुलाया जाने लगा। ये सुनकर रघु गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि रघु के खानदान को ही उस हादसे के बाद से दोस्तों हर जगह चोर कहकर बुलाया जाता है और ये बेइज्जती रघु अभी तक सह रहा है। अब वहाँ रॉन अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आता है, जिसके साथ रॉन की बेटी लिजा भी होती है। लिजा की माँ की बचपन में मौत हो गई थी और तब से रॉन ने लिजा को बहुत प्यार से पाला था, और साथ ही दोस्तों लिजा बहुत शरारती लड़की भी है। असल में इस वक्त भी लिजा इस वजह से इंडिया आई है क्योंकि फॉरेन में जिस स्कूल में वो पढ़ती थी ना, वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल को उसने बहुत तंग किया था। तो फाइनली गुस्से में आकर वहाँ के प्रिंसिपल ने लिजा को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि रॉन यहाँ इंडिया इसीलिए आया हुआ है क्योंकि जो गोवा में डा गामा महाराज का महल है ना, वो बिक रहा है और आज महल का ऑक्शन है। रॉन इस महल को खरीदकर महल को तोड़कर वहाँ पर कसिनो बनाना चाहता है। अब आगे जैसे लिजा अपने हेलीकॉप्टर से बाहर उतरती है और उसके पैर जैसे गोवा में पड़ते हैं, वुदू और बरोजा को कुछ अलग ही एहसास होता है। दोनों समझ जाते हैं कि डा गामा महाराज के वंशज वापस आ गए हैं और जिस काम के लिए उन्हें इतने सालों से बेसमेंट में रखा गया था, उस काम को करने का वक्त भी आ गया है। अब यहाँ से रॉन और लिजा सीधे ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ महल के आगे ढेरों लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ये नहीं चाहते कि ये महल टूटे, और उससे भी ज्यादा कि इस महल को तोड़कर यहाँ कसिनो बनाया जाए, कोई भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं देता। अब जैसे वहाँ रॉन की गाड़ी पहुंचती है, सभी प्रोटेस्टर्स उसकी गाड़ी के आगे उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। उसी दौरान दोस्तों, छोटू नाम का एक लड़का, जो कि वैसे तो अफ्रीकन है लेकिन इनका परिवार बहुत समय से भारत में रह रहा है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा होता है। वो छोटू प्रोटेस्ट करते हुए कार की विंडो से लिजा को कसिनो बैन करने का पेपर दे देता है, जिसके बाद उसे फिर हटा दिया जाता है दोस्तों, और किसी तरह रॉन ऑक्शन में पहुंच जाता है, जहां ऑक्शन में कुछ देर बैठने के बाद ही लिजा को बहुत बोरियत आने लग जाती है और वो वहां से उठकर महल में घूमने लगती है। तो उसी दौरान महल में रघु एज अ गाइड कई फॉरेनर्स को डा गामा महाराज के महल को दिखा रहा होता है। उसी वक्त दोस्तों, जैसे रघु डा गामा महाराज की फैमिली की पेंटिंग सभी को दिखाता है, तो लिजा भी आकर वहां पर खड़ी हो जाती है। रघु तब नोटिस करता है कि लिजा का चेहरा डा गामा महाराज की बेटी से बहुत ज्यादा मिलता है और हो सकता है कि लिजा ही डा गामा महाराज की वंशज हो, ऐसा रघु को लगता है। हालांकि तब तक लिजा वहां से चली जाती है और बाहर आकर वो छोटू से मिलती है, जिसमें दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है बहुत जल्द। फिर वो छोटू की साइकिल लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं दोनों। इस दौरान छोटू लिजा से कहता है कि तुम्हारे पापा यहाँ महल तोड़कर कसिनो बनाने आए हैं, पर वो भूत महल को तोड़ने नहीं देगा। अब इस पर लिजा को समझ नहीं आता कि छोटू किस भूत के बारे में बात कर रहा है, पर इस बात से हम समझ पाते हैं कि बरोसा की कहानी सभी को पता है। छोटू तब लिजा को अपनी मौसी से मिलाने के लिए लेकर जाता है, जिसका नाम माया होता है, और माया के पूर्वजों ने बरोसा की आत्मा को बेसमेंट में कैद किया था। तब से माया भी इस इंतजार में है कि उससे भी महाराज के खजाने से कुछ हिस्सा मिल जाए, बस जिसके लिए क्या है, महाराज के वंशज का आना बहुत जरूरी है। तो अब छोटू जैसे लिजा को माया से मिलवाने लेकर जाता है, माया पहली नजर में ही लिजा को देखकर समझ जाती है कि यही महाराज की वंशज है, पर माया का चेहरा देखकर लिजा वहां से डरकर भाग जाती है। उसी के कुछ देर के बाद वहां पर रघु आता है और माया से कहता है कि महाराज के वंशज आ गए हैं और अब हमें वो खजाना भी मिल जाएगा।
माया कहती है कि उस खजाने की रक्षा वो बरोजा कर रहा है, वो राक्षस जिसे मेरे पूर्वजों ने वहाँ पर कैद किया था। इस हिसाब से मेरा भी उस खजाने में कुछ हिस्सा जरूर है, पर बरोजा ना तो मुझे और ना ही तुम्हें उस खजाने को लेने देगा। यही तो समस्या है। ये सुनकर रघु कहता है तो क्या बरोजा को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? माया कहती है रास्ता तो है, पर वो रास्ता काफी मुश्किल है। 3 दिन में पूर्णिमा की रात आने वाली है और उसी रात हमें कुछ बहुत खतरनाक करना होगा। आगे दोस्तों हम रॉन को सुजैन से बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान रॉन उसे कहता है कि लिजा बहुत शरारती हो गई है और वो किसी का कहना नहीं मानती, बस अपने मन में जो आए वही करती रहती है। तो सुजैन कहती है देखिए, एक बेटी को उसकी माँ ही बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। तुम्हें भी लिजा के साथ एक पिता से ज्यादा माँ की तरह रहने की कोशिश करनी चाहिए। असल में जब से लिजा की मौत हुई है तब से रॉन के लिए लिजा ही सब कुछ है। इसी वजह से वो लिजा की गलतियों पर भी उसको डांट नहीं पाता और इसी वजह से लिजा थोड़ा ज्यादा शरारती हो गई। क्या है ना, रॉन लिजा को सब कुछ देना चाहता था और ये महल भी वो लिजा के लिए खरीद रहा है। अब दोस्तों हम लिजा को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ विंडो से बाहर देखते हुए उसको एक चमकती हुई चीज नजर आती है जो कि बरोजा के आंसू होते हैं। तो लिजा उस चीज को देखकर उसके पीछे जाने लगती है। वहीं वो चमकती हुई चीज दोस्तों लिजा को उसी महल के पास लेकर आती है जहाँ बरोजा कैद है। उसका पीछा करते करते लिजा बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है जहाँ पर बरोजा कैद है और सभी खजाना रखा हुआ है। तो लिजा फिर उस दरवाजे को खोल लेती है और तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसको देखकर लिजा डर के मारे भाग जाती है। और तब तक लिजा ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया था। अब बरोजा जो कि अंदर था वो बेसमेंट का दरवाजा खोलने की वजह से ये सोचने लगता है कि कोई चोर लगता है खजाना चोरी करने के लिए आ गया है। इसी वजह से वो अपना हथियार लेकर चोर को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और जब कोई चोर दरवाजे से अंदर नहीं आता तो ये पता करने के लिए कि गेट के पास कौन था, बरोजा गेट के पास जाता है और गलती से गेट से बाहर जाने लग जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस बार बरोजा गेट से बाहर आ जाता है दोस्तों। उसे कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई भी शक्ति बरोजा को बाहर आने से नहीं रोक पाती इस समय। अब बरोजा इसको देखकर सोचने लगता है कि लगता है महाराज के वंशज वापस आ गए और उन्होंने ये दरवाजा खोला। यही सोचकर बरोजा बाहर हर तरफ डाक गामा महाराज को ढूंढने में लगा होता है, पर कहीं भी उसके महाराज उसे नहीं मिलते क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाता कि यह दरवाजा डाक गामा महाराज ने नहीं बल्कि उनके वंशज ने खोला। उसे नहीं पता होता। बरोजा अपने महाराज को वहां न पाकर काफी दुखी हो जाता है और एक जगह बैठकर महाराज के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम डाक गामा महाराज और बरोजा को देख पाते हैं। महाराज बरोजा पर बहुत भरोसा करते थे और उनके लिए बरोजा उनके काफी करीब भी था। उन्हें बरोजा की वफादारी पर बहुत भरोसा था, जिस वजह से उन्होंने बरोजा को खजाने की रखवाली करने का काम दिया हुआ था। बरोजा महाराज को याद करते हुए बड़ा दुखी होता है कि तभी दोस्तों महाराज की बेटी इजाबेल की भी उसको याद आ जाती है। बरोजा के लिए इजाबेल बिल्कुल खुद की बेटी की तरह थी और इजाबेल भी बरोजा को अपने पिता जैसा मानती थी। बचपन से बरोजा ने इजाबेल को बड़े प्यार से पाला था और कभी भी उसे कोई तकलीफ का सामना नहीं करने दिया। इजाबेल के बिना कहे वो उसके लिए सब कुछ लाकर उसके सामने रख देता था। इस कदर बाप बेटी का प्यार इनके बीच भी था, जिस वजह से बरोजा को इजाबेल से बहुत लगाव हो गया था और इस वक्त दोस्तों वो उसी को याद करते बड़ा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर बुधु आता है जो बरोजा को दुखी होते देखकर कहता है कि जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो हमें पूरी करनी होगी। डाक गामा महाराज चाहते थे कि यह खजाना बिल्कुल सही सलामत उनके वंशज तक पहुंच जाए, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह आगे 3 दिन के बाद आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले डाक गामा महाराज के वंशजों को यह खजाना देना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें अभी से उन वंशजों को ढूंढना होगा। ये सुनकर बरोजा कहता है कि ठीक है, मैं महाराज की ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर वो वंशजों की तलाश में निकल पड़ता है। बरोजा को इस बात का भी पता है कि उसे सिर्फ डाक गामा महाराज के वंशज ही देख सकते हैं, बाकी सभी लोगों के लिए वो गायब है और उसे अब उन्हीं लोगों को ढूंढना है जो उसे देख सकते हैं। पर बरोजा को कैसे पता चलेगा कि कोई उसे देख भी रहा है? ये पता करने के लिए बरोजा एक दिमाग लगाता है। वो महल में तब जाता है जब वहाँ ढेरों लोग खड़े होते हैं और सभी के सामने जाकर वो खड़ा हो जाता है, यही सोचकर कि कोई उसको देखेगा तो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो मैं पहचान जाऊंगा यही महाराज के वंशज है। फिर बरोजा एक आदमी को चेयर पर से गिरा देता है। हालांकि बाकियों के लिए वो आदमी खुद की गलती से गिरा हुआ होता है, मतलब बाकियों को ये लगता है कि अपनी गलती से गिरा, पर लिजा देख लेती है कि उस आदमी को बरोजा ने गिराया। लिजा उसी वक्त बरोजा को चिल्ला कर आती है और उसके पास जाने लग जाती है भागकर, जिससे डरकर बरोजा वहां से भागने लगता है और उसके साथ ही दोस्तों लिजा भी उसके साथ भागने लगती है। तो लिजा तो भागते भागते सिक्योरिटी गार्ड्स को बताती है कि वो देखो वो आदमी भाग रहा है, पर कोई भी लिजा की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि लिजा के अलावा कोई भी बरोजा को देख नहीं पा रहा था। अब आगे एक जगह बरोजा रुक जाता है और लिजा भी वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर रॉन और सुजैन आ जाते हैं। तो लिजा बरोजा की तरफ इशारा करके उन दोनों से कहने लगती है कि देखो इस आदमी ने वहाँ पर शरारत की, अब यहाँ पर भाग कर आ गया है। लेकिन रॉन और सुजैन को तो बरोजा नजर ही नहीं आता। इस वजह से रॉन लिजा की अजीब बातें सुनकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है कि तुम भी ना पागल हो गई हो। पर दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लिजा तो बरोजा को देख पा रही है, यानी वो डाक गामा महाराज की वंशज है, पर रॉन लिजा का पिता होने के बाद भी बरोजा को देख क्यों नहीं पा रहा? सोचने वाली बात है। इसका जवाब ऐसे मुश्किल है। फिर दोस्तों यहाँ से हम माया को देखते हैं जो रघु से कहती है कि हमें अगर खजाना चाहिए तो हमें जल्द से जल्द बरोजा को मारना होगा और वो इसी बारे में सोचने लगती है कि यह काम कैसे किया जाए। अब आगे हम रॉन और सुजैन को देखते हैं जो महल के सीसीटीवी में देखते हैं कि लिजा किस आदमी के बारे में बताना चाह रही थी, पर तभी भी उन्हें वहाँ पर कोई कैमरा रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आता। लिजा इस बात से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था और इसी गुस्से में वो महल से बाहर आकर सामने समुद्र के पास घूमने जाती है जहाँ उसे बरोजा एक पत्थर पर बैठा नजर आता है। लिजा उसको देखकर कहती है कि मुझे पता है तुम कोई जादूगर हो, इसलिए बाकी तुम्हें नहीं देख पा रहे, पर मैं तुम्हारी हर हरकत को जानती हूँ, समझे? बरोजा फिर अपनी शक्तियों की मदद से लिजा को अपने पास लेकर आता है। लिजा तो उसको देखकर बिल्कुल हक्की बक्की। बरोजा फिर लिजा को हर बात याद दिलाने की कोशिश करता है कि 400 साल पहले डाक गामा महाराज ने अपने वंशजों के लिए खजाना छोड़ा था और तुम उनकी वंशज हो। मैंने तुम्हें तब पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सारी बातें सुनकर
सुनकर लिसा को बहुत अजीब लगता है कि यह आदमी बोल क्या रहा है, 400 साल पहले क्या बकवास कर रहा है ये, और उसे बारोजा की बातों पर विश्वास नहीं होता। बारोजा फिर उसे विश्वास दिलाने के लिए उसे अपने साथ समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ बारोजा की शक्तियों से लिसा पानी के अंदर भी रह पाती है। अब उसे दोस्तों बारोजा की बातों पर जरा जरा विश्वास हो जाता है और फिर वो अपनी शक्तियों की मदद से लिसा को पुरानी बात याद दिलाता है, जिससे लिसा को कई बातें याद आ जाती है। आगे उसी रात जब महल में पार्टी होती है तो बारोजा भी वहाँ पर आता है और बातों में वो लिसा से उसकी माँ के बारे में पूछता है। लिसा कहती है मेरी माँ की मेरे बचपन में ही मौत हो गई थी और तब से मैं लगभग अकेली हूँ। मेरे पापा है पर वो मुझे ज्यादा समय नहीं दे पाते। बारोजा फिर उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें जब खेलने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर बारोजा लिसा को गाना गाने के लिए कहता है और उसके साथ साथ गाने का वादा भी करता है। इसके बाद लिसा सबके सामने आकर गाना गाती है और वहाँ पर खड़े लोग सभी को उसका गाना बहुत ही पसंद आता है। पर उसी वक्त लिसा को अपनी माँ की याद आ जाती है, जिस वजह से वो बीच पार्टी में ही वहाँ से चली जाती है। तो बारोजा फिर उसके पीछे जाता है और उसे पुरानी बात याद दिलाने के लिए और पुरानी कहानियां बताता है, जिसमें वो बताता है कि एक वक्त पर जब युद्ध के दौरान डाका महाराज की तबीयत खराब हो गई थी, तब मैं उनको वैद्य के पास लेकर गया था और वो वैद्य कोई और नहीं माया ही थी। असल में दोस्तों उस वक्त की माया का ही 400 साल के बाद ये पुनर्जन्म हुआ है, जो अभी वाली माया है वो, और वो भी सेम वैसी निकली जैसे पहले वाली थी। बारोजा लिसा को बताता है कि मैं तब महाराज को माया के पास छोड़कर वापस महल आ गया था। उसी दौरान माया ने महाराज के कहने पर मुझे खजाने की रक्षा के लिए यहाँ कैद कर दिया। अब ऐसा माया ने इसीलिए किया क्योंकि महाराज को पता था कि वो ज्यादा समय तक अपने खजाने की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कोई ऐसा चाहिए जो खजाने की रक्षा कर पाए सालों सालों तक। और फिर उन्होंने मुझे चुना माया के कहने पर। इसी वजह से महाराज ने फैसला लिया कि मैं उनके खजाने की रक्षा करूंगा। पर इसके कुछ समय के बाद महाराज की मौत हो गई और महाराज के वंशजों को भी उस जगह से जाना पड़ा और फिर मैं उनके वंशजों को खजाना दे नहीं पाया और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बेसमेंट में खजाने की सुरक्षा के लिए कैद हो गया। हालांकि उस खजाने का लालच माया को भी है पर उसे खजाना नहीं मिल पाया और वो 400 साल के बाद दोबारा वापस आई है जन्म लेकर और शायद अब वो अपना मकसद पूरा कर पाए। अब ये बातें सुनकर लिसा बड़ी इमोशनल हो जाती है और बारोजा से कहती है आपने हमारे खानदान के लिए बहुत कुछ किया है, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो वो सबसे पहले लिसा को अपने पापा के पास जाकर उन्हें इस महल को खरीदने के लिए कहता है ताकि ये खजाना उनके पास ही रहे। लिसा फिर अपने पापा के पास जाकर उन्हें महाराज की पेंटिंग के पास लेकर आती है और फिर उन्हें बताती कि जरा देखिए महाराज की पत्नी का चेहरा देखिए, मेरी माँ से कितना मिलता है ना, शायद हम ही उनके वंशज हैं, इसीलिए हमें इस महल को खरीद लेना चाहिए और इसे तोड़कर यहाँ कसिनो नहीं बनाना चाहिए। रॉन मान जाता है दोस्तों। आगे पूर्णिमा की रात आ जाती है जहाँ माया एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को डाकगामा महाराज का चेहरा देती है और उस आत्मा को लिसा का पीछा करके खजाने तक ले जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस वक्त महल में ऑक्शन को देखते हैं। तभी लिसा वहां से उठकर जाने लगती है और वो सीधे जाकर खजाने का गेट खोल देती है। जब दोस्तों वो आत्मा खजाने वाली जगह पर पहुंचती है ना, तो इसी वक्त दूसरी तरफ बारोजा उस वक्त दूसरे कमरे में होता है और महाराज की एक मूर्ति के आगे ये कहता है कि अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है महाराज। कि तभी उसी वक्त लिसा के ऊपर कई दूसरी आत्माएं हमला कर देती है और उन सारी आत्माओं को दोस्तों वही बुरी आत्मा कंट्रोल कर रही थी और तभी वहां पर बारोजा आकर लिसा को बचा लेता है और फिर बारोजा का सामना उस खतरनाक आत्मा से होता है, जिसमें उसे पहले तो ऐसा लगता है कि ये महाराज की आत्मा है, पर कुछ समय के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये कोई दूसरी ही मायावी आत्मा है। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू होती है और वो आत्मा बारोजा की बहुत बुरी हालत कर देती है। अब अगले पल वो उसे मारने वाली होती है कि उससे पहले ही लिसा उस खजाने में से एक जादुई स्टिक निकालकर उस आत्मा पर हमला कर देती है और आत्मा वहीं पर खत्म। जिसके साथ आत्मा के खत्म होते होते माया की भी मौत हो जाती है। बारोजा फिर लिसा को खजाने की चाबी दे देता है और अब बारोजा और वधू का काम बिल्कुल खत्म हो गया है, जिस वजह से दोनों की आत्मा वापस से आजाद हो जाती है और आखिरी बार बारोजा लिसा को देखते हुए दुनिया से चला जाता है। लिसा भी बहुत इमोशनल हो जाती है। कहानी के एंडिंग में हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ लिसा बहुत बड़ी हो चुकी है और अब बहुत बड़ी सिंगर भी है। तब उसके एक परफॉर्मेंस के बाद एक लड़का उसके पास आता है और उसे खजाने की चाबी देते हुए चला जाता है। लिसा इतने सालों के बाद उस चाबी को देखकर उस लड़के के पीछे जाती है जहाँ उसे बाहर बारोजा की परछाई नजर आती है और तब तक वो लड़का भी गायब हो जाता है, यानी कि वो बारोजा ही आया था दोबारा लिसा से मिलने के लिए। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।